हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी SSC एएनएम क्लास को लेकर। आप सभी के कमेंट आ रहे थे, कॉल्स भी आए थे कि सर एएनएम के लिए, एएनएम भर्ती के लिए कोशिश करिए, क्लास हम लोगों को दें। ठीक है, क्योंकि आपने इतना किया है तो अब क्लास भी आप ही प्रोवाइड करें, आपके ऊपर ट्रस्ट है। तो आप लोगों के लिए इन सभी कमेंट और जो कॉल आ रहे थे उनके लिए देखिए गाइज, हम समय का अभाव हमारे पास रहता है, रेगुलर तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको 30 क्लास देने की कोशिश करूंगा। उन 30 क्लास में आपको सभी टॉपिक कवर कर देंगे। आपके जो सिलेबस में दिए हैं टॉपिक्स, उन सभी टॉपिक को कवर कर देंगे 30 वीडियो में। अब वो 30 वीडियो आपको, एक वीडियो 20 मिनट का हो सकता है, दूसरा वीडियो 40 मिनट का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम 30 क्लास में आपके पूरे सिलेबस को कवर कर देंगे और कोशिश करेंगे आपको जितनी भी थियरी है MCQ के रूप में याद करवा दें। आपको थियरी हम MCQ के रूप में ही याद करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक वीडियो में हमने गाइस आपको बताया था कि देखिए इस बार कट ऑफ तगड़ा रहेगा, 70 से लेकर 75 के बीच में अगर आप मार्क्स नहीं लाएंगे तो समझ लीजिए आप लड़ाई में नहीं हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो एक लोगों का कमेंट आया था, एक बहन का ही कमेंट होगा कि आप क्या एग्जामिनर हो, क्या आप ही पेपर सेट करने वाले हो, जो ऐसे इस तरीके से बोल रहे हैं कि 70-75 लाएंगे तभी सिलेक्शन होगा। गाइस देखिए, यहाँ पे मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि कंपटीशन तगड़ा रहने वाला है, आपको तैयारी बेहतर करना है। इसलिए चाहे जहाँ से आप पढ़ रहे हो, चाहे जिस किताब से पढ़ रहे हो, चाहे जिस कोचिंग से पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़िए, सिलेबस के अनुसार पढ़िए। जो जहाँ से ज्ञान मिल रहा है इकट्ठा करते जाइए। अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है, चाहे जिससे जो भी पढ़ा रहे हैं उनसे फ़ायदा मिल रहा है, तो कोशिश करिए अच्छे से पढ़ने की। ठीक है, इस एग्ज़ाम को हल्के में लेकर नहीं चलना है। आप सभी को पता है यूपी SSC एएनएम में जो भर्ती आती है, एक्सपीरियंस मैटर रखता है। 3 नंबर 1 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। 2019 में NHM के थ्रू जब SAMS सैम्स एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, NHM ने ठेका दिया था इसको, ठीक है, रिक्रूटमेंट का पूरा। अब भी कई जगह पे सैम्स ही करवाती है, जैसे MP NHM का हुआ, और भी NHM के हैं जो सैम्स अब भी करवाती है, कंडक्ट करवाती है। यूपी में क्या हुआ था कि इन्होंने बहुत ज़्यादा थोड़ा गड़बड़ कर दिया था, इसलिए उनको हटाकर खुद NHM ये सब चीज़ें करवाती है। हालांकि पेपर जो एग्जाम होता है प्राइवेट एजेंसीज को ही ये लोग देते हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट जो भी चीज़ें है इनका पूरा निगाह अब ये बराबर रखते हैं। ठीक है, तो उस समय जब 8500 भर्ती आई थी, 2019 की बात कर रहा हूँ, संविदा पे 8500 भर्ती आई थी, यही 8500 वाले आपको टक्कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इनके पास अब 2019 से 2024 का एक्सपीरियंस है। 15-15 नंबर तो ऐसे ही इनका तैयार है, बिना पढ़े हुए 15 नंबर ये लेके बैठे हुए हैं। तो अब बोलोगे कि 92-12 की भर्ती जो आई थी, कुछ तो हाँ उसमें सेलेक्ट हो गए, हाँ कुछ मानते हैं, चलिए हम 50% मान लेते हैं कि इसमें से 50% लोग सिलेक्ट हो गए हैं उसमें, लेकिन फिर भी 5000, 4000, 5000 के समथिंग लोग तो हैं, इतने तो लोग हैं जो आपको टक्कर दे रहे हैं। और इसके पहले भी तो परमानेंट भर्ती आई नहीं थी एएनएम की, वही 2014-16 या 14-15-16 में इन्होंने किया था डायरेक्ट, 14 शायद 14 में ही किया था, 14 से पहले इन्होंने किया था, डायरेक्ट परमानेंट किया था इन्होंने। ठीक है गाइस, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जो सही कट ऑफ बता सकता है वो तैयारी कितनी बेहतर करवा सकता है। गाइस हालांकि मैं यहाँ पे तारीफ करने वाली बात नहीं है, ना ही मैं कर रहा हूँ, लेकिन जवाब देना कभी कभी पड़ जाता है। जिनको लगता है, जिन लोगों को लगता है कि 8000 सब्सक्राइबर हैं इनके पास, ये हमारी क्या टक्कर दे पाएंगे, ठीक है, इनको क्या पता है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो। तो भैया 8000 सब्सक्राइबर हैं वो अलग की बात है, इतना याद आप जरूर रखा करिए कि शुरुआत 0 से ही होती है, 0 संख्या से ही शुरुआत होती है। आपके पास भी कभी नहीं हुए, और हमको सब्सक्राइबर या व्यू के या मेरे और भी जो चीज़ें, इनका लालच नहीं होता है। और ना ही हम वीडियो में बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुँचाइए। अगर ये चीज़ बोलते हो तो ये 8 से कब तक 80 हो जाते पता भी नहीं चलता, ये 8 अक्के से कब तक 80 के हो जाते पता नहीं नहीं चलता, क्योंकि वो मैंने काम किया है और मेरे सब्सक्राइबर जितने भी लोग हैं उनको पता है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मैं सब्सक्राइबर के पीछे नहीं भागता हूँ, और ये इसको देखकर आप किसी की क्वालिफिकेशन को भी नहीं जज कर सकते हो। ठीक है, कभी आमने सामने टक्कर ले लीजिए, पता चल जाएगा। बाकी वो अलग बात है, आप जो हैं सो हैं। ठीक है, तो गाइस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इन लोगों से ना पढ़े, उन लोगों जहाँ जो जैसे इच्छा कर रहा है वैसे आप पढ़िए, कोशिश करिए अच्छे से अपनी जो भी आपका सिलेबस है उसको अच्छे से तैयार करने की कोशिश करिए। थियरी ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए, थियरी पढ़ेंगे और थियरी को MCQ खुद आप बनाइए। ठीक है, दूसरों को बनाया हुआ ना देखिए। आप जैसे एक पेज पढ़ लिए, पूरी थियरी पढ़ लिया, आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, आप उनमें से ये देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए कि एग्जामिनर ये क्वेश्चन बना सकता है क्या? हाँ बिल्कुल बना सकता है। ऐसे स्टडी को करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें को आप कैच कर पाएंगे। ठीक है, और वो ज़्यादा देर तक आपके माइंड में सेट भी रहता है। जब खुद से आपने उसको सेट किया है, बनाया है MCQ, तो वो MCQ आपके दिमाग में बहुत देर तक बना रहता है। ठीक है, एज अ टीचर बन के आप स्टडी को करिए कि नहीं हम ही टीचर हैं, दूसरों को पढ़ा रहे हैं, ऐसा अज्यूम करके पढ़िए, ऐसे स्टडी को किया जाता है।
कि जैसे एक पेज को पढ़ लिए, इसमें से छाटिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन से MCQ बन सकते हैं हमारे एग्जाम में, इस तरीके से स्टडी करिए। गाइस ये वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा और चैनल पे भी मिल जाएगा, ठीक है। यूपी SSC 9212 की जो भर्ती निकल के आई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यूपी SSC NM 2022 फाइनल कटऑफ मैंने बता दिया था कि फाइनल कटऑफ है ये, और वीडियो कब का है, 28 मई 2022 का है। और इस पर व्यू कितने आए थे, 107 लाइक है। क्यों इतना कम आया था भैया, जब आपने इतना सटीक कटऑफ बताया था? क्यों? क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा हाई कटऑफ बता दिया था। उन लोगों को लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हाई कटऑफ है, क्योंकि यूट्यूब पे चाहे वो टीचर लोग हों चाहे ऐसे ही हों, भर भर के वीडियो बनाए थे कि 20 नंबर वालों का सिलेक्शन, 10 नंबर वालों का सिलेक्शन, 15 नंबर वालों का सिलेक्शन। लेकिन एक्चुअल में उससे पता है ना भैया, जो अच्छे से आपकी पेपर को देखा है, एनालाइज किया है, चीज़ों को एनालाइज किया है, उसे पता है कि एक्चुअल में कटऑफ क्या जाएगी। यहाँ पे देखिए जनरल की मैंने 45 से 50 बता रखी थी, इतना ही कटऑफ जाएगा। मिनिमम आपका 45 रह सकता है और मैक्सिमम 50, और इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ये भी चीज़ अभी मैं चला के दिखाऊंगा। और OBC का भी मैंने बताया था कि 43 मिनिमम और मैक्सिमम 47, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, लिख के ले लीजिए। ये भी चीज़ मैंने बताया था। यहाँ पे SC का मैंने बताया था 36 से 41, और ST का मैंने बताया था 30 से 32, और EWS वालों का मैंने नहीं बताया था कि इतना ही जाएगा। मैंने बोला था EWS वाले जितने भी कैंडिडेट हैं सब अपना सिलेक्शन मान के चलिए। और EWS का कटऑफ भी बहुत कम गया था, 3 नंबर गया था कटऑफ। जरा आप सुन लीजिए, नहीं तो फिर आप बोलेंगे कि सब कुछ एडिट किया हुआ है। लाइव सुन भी सकते हैं आप, मैं प्ले करके सुना देता हूँ। वहाँ पे तो एग्जाम दिलवाने गए थे, तो वहाँ पे हमने देखा था, कई लोगों से पूछा भी कितना नंबर आ रहा है, और रिजल्ट आने के बाद भी उनसे आंसर किए आने के बाद भी हमने मिलाया है। तो उसी के आधार पे मैं कटऑफ बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा कटऑफ नहीं जाएगी किसी भी हालात में, ठीक है। तो जैसे कि बात कर ले जनरल की 45 से 50 तक रहेगी, कम रहेगा लेकिन ज़्यादा कभी नहीं जाएगा। 50 ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाएगा 50, तो 48-46 ही रहेगा। और OBC की बात करें तो गाइस 43 से 47 तक, 43 से 47 तक जिसका है उसका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक। उसके बाद ST की बात करें तो 36। तो आपने देख लिया, ये मैंने प्रेडिक्शन किया था 28 मई को ही कर दिया था पेपर के बाद, ठीक है, एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद। अब एक्चुअल में चल के देखते हैं कितनी कटऑफ गई थी, ऑफिशियल जो रिजल्ट आया था उस पर चल के देखते हैं। तो गाइस देखिए, ये जो है रिजल्ट का PDF है मेरे सामने, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो कटऑफ गई है UR की, मैंने क्या बता रखा था, आपको ध्यान होगा भी, आपने देखा भी है, मैंने वो बता रखा था कितना भैया, 45 से लेकर 50 के बीच में। अब देखिए 50 गई है कि नहीं गई है, बिल्कुल डिट्टो, मतलब उतना ही यार, एक नंबर का ना इधर ना उधर। मैंने बताया था मिनिमम 45 मैक्सिमम 50 कटऑफ जा सकती है UR की। और OBC की कितनी बताई थी मैंने भैया, 43 से लेकर 47 तक। OBC की मैंने बता रखी 43 से 47। अरे भैया 42.50 आप बताइए यार, इतना सटीक कौन बता सकता है, बिल्कुल सटीक एकदम, मतलब एक नंबर का इधर ना उधर। EWS की 3 नंबर, EWS की मैंने बताया था जितने लोग होंगे सब का सिलेक्शन हो जाएगा। और 3 नंबर तो सब, जितने लोग फॉर्म डाले होंगे 3 नंबर तो सब ने ला ही लिया होगा। और यही नहीं गाइज, अभी हाल ही में UPNHM 17,000 का जो हुआ है पेपर, उसका भी कटऑफ मैंने बता रखा था। जितने भी वीडियो में मैंने बताया था एक ही कटऑफ बताया था, और ज़्यादा बताया था, सबको लग रहा था इतना नहीं जाएगा, इतना नहीं जाएगा, और एकदम सटीक बैठा है, वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। गाइस देखिए UPNHM 17,000 का जो आया था, ठीक है, वैकेंसी, उसकी भी कटऑफ मैंने एग्जाम के बाद ही बता रखा था। क्योंकि यहाँ पे मैटरनल हेल्थ में जैसे हम देख लेते हैं, और NUHM में देख लेते हैं, UR का ही पहले देख लेते हैं, ठीक है। NUHM में हमने बता रखा है कितना, 52 से लेकर 55, और मैटरनल हेल्थ में कितना बता के रखा है UR की कटऑफ हमने 46 से 49, ठीक है, 46 से 49 बता रखा है हमने भैया, किसकी, मैटरनल हेल्थ की, UR की। और यहाँ पे NUHM में हमने कितना बता रखा है, 52 से लेके 55 के बीच में। अब ऑफिशियल तरीके से जो RTI के रिप्लाई में आया है कि कटऑफ आपकी कितनी गई है, वो चल के देख लेते हैं भैया ANM का। तो भाई देखिए, ये ऑफिशियल जो है आपकी कटऑफ है, ठीक है, RTI की रिप्लाई में जो आया था। यहाँ पे हम देखते हैं ANM मैटरनल हेल्थ में यहाँ पे कितनी गई है कटऑफ भैया, मैटरनल हेल्थ की UR की 50 गई है, 50 कटऑफ गई है, ठीक है, 50 गई है। और हमने बता कितना रखा था भैया, 46 से लेके 49 के बीच में। एक नंबर का फ़र्क हुआ है, एक नंबर नहीं, पॉइंट में फ़र्क हुआ है। यहाँ 50.116 गई है कटऑफ, ठीक है, UR की मैटरनल हेल्थ में, ANM की, NHM 17,000 वाली भर्ती में। और इसी प्रकार, और चलिए हम देख लेते हैं कि NUHM में हमने कितना बता रखा है भैया। देखिए
एनयूएचएम प्रोग्राम में एनएम की कट ऑफ हमने जो बताई थी, एनयूएचएम एनएम में जो हमने बताया था, कितना बताया था, 52 से लेकर 55, 52 से लेकर 55, और गई कितनी है भैया, 54.855। देख लीजिए भैया, देख लीजिए एग्जैक्ट कट ऑफ गई है कि नहीं गई है। अभी ये 52 जो मैंने बता रखा था, अभी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो ये 52 वालों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये 52 55 हो गया कि नहीं हो गया, एग्जैक्ट कट ऑफ बता रखा है भैया। इतना सटीक कौन बता सकता है, इतना सटीक कोई बता सकता है। अब आप बोलोगे ओबीसी का दिखा दीजिए, चलिए हम ओबीसी का भी देख लेते हैं। ओबीसी का हमने कितना बता रखा है। गाइस देखिए, एक और वीडियो है, आप इसको भी मैच कर सकते हैं, ये भी कट ऑफ की मैंने बता रखी है, इसमें भी चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए जैसे मैटरनल हेल्थ में, मैटरनल हेल्थ का मैंने कट ऑफ बताया, यहाँ पे यूआर का हमने देख लिया। चलिए ओबीसी का चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ओबीसी का 44 से 48 हमने बता रखा है, ठीक है, 44 से 48 बता रखा है। कितना भैया, 44 से लेकर 48, याद करके रखिएगा, 44 से लेकर 48, मिनिमम 44, मैक्सिमम 48। देखिए अभी जो ऑफिशियल कट ऑफ है, ये देखिए मैटरनल हेल्थ एएनएम में और ओबीसी कैटेगरी, यहाँ पे देखिए ओबीसी कैटेगरी 46.350, मतलब 46 से ज़्यादा, 46 47 ही मान चलते हैं। और बता कितना रखा है भैया, हमने बता कितना रखा था, 44 से लेकर 48 के बीच में, ये देख लीजिए, उससे कम है कि नहीं है, लगभग 47 गई है, 48 मैंने बता रखा था। तो इतना एग्जैक्ट कट ऑफ कौन बता सकता है, कोई है जो बता सकता है, बताइए। आपने देखा भी होगा इतना वीडियो, किसी का इतना सटीक कट ऑफ गया था, या आपने ये भी देखा था कोई प्रोग्राम वाइज कट ऑफ आपको बताया था, कोई नहीं बताया होगा। मैंने प्रोग्राम वाइज ही बता दिया था आपको कि इतना इतना जाएगा। प्रोग्राम वाइज बताना बहुत बड़ी बात हो जाती है, सब प्रोग्राम के बताए थे, सभी पोस्ट का मैंने बताया था, और एग्जैक्ट इतना ही कट ऑफ गया है। उस टाइम तो व्यू नहीं आ रहे थे, क्यों भैया, क्योंकि ज़्यादा कट ऑफ बता रखे थे ना, तो व्यू कहाँ से आएंगे, कहाँ से सब्सक्राइबर ग्रो होंगे। झूठा कट ऑफ बताते, 20 नंबर वालों का सिलेक्शन, तो फटाफट शेयर लाइक सब्सक्राइब सब होते। तो गाइस चलिए, आपका टाइम इतना गया 10 मिनट, लेकिन ज़रूरी था बताना, ताकि आपको भी ट्रस्ट हो कि नहीं हम सही चैनल से जुड़े हुए हैं। जो भी सीखेंगे कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही सीखेंगे, इतना थोड़ा बहुत ट्रस्ट हो आपको, इसलिए मैं ये चीज़ें बताया आपको। तो देखिए सुपर 30 नाम है, सुपर 30 एक मूवी थी, किसका भैया, ऋतिक रोशन का। अगर आप लोग नहीं देखें तो देख सकते हैं। सुपर 30 मैंने क्यों लिखा है, इसलिए कि भैया मैं अन्य लोगों की तरह चमक धमक मेरे चैनल पे नहीं रहेगा, डिजिटल बोर्ड वगैरह से नहीं, जो भी रहेगा नॉर्मली तरीके से मोबाइल या लैपटॉप के ज़रिए ही चीज़ें आपको मैं बता सकता हूँ, या जो भी है डिजिटल बोर्ड में नहीं रहने वाला है, और ना ही चमक धमक चीज़ें रहेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो सुपर 30 जैसे इस मूवी में इन्होंने रोड पे खड़े होकर पढ़ाया था, इनका सपना था 30 लोग इनके पास पढ़ते थे, 30 लोगों का सिलेक्शन इन्होंने दिलवाया था। तो वही चीज़ें हमारे पास भी जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ सबका सिलेक्शन हो जाए। मेरे से ना, और आप मैं ये नहीं बोला हूँ कि केवल मेरे से ही पढ़िए, क्योंकि मेरा खुद ही नहीं भरोसा है कि मैं आपको वीडियो दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा। मुझे और भी काम रहते हैं, यही चीज़ काम नहीं रहता, मैं इसी पे डिपेंड नहीं हूँ, या मेरा कोई टीम नहीं है। ये सब चीज़ मतलब एज ए बिजनेस मैं यूट्यूब पे आया ही नहीं हूँ, ये चीज़ कहने का मतलब है, ठीक है। लेकिन प्रयास पूरा करूँगा, इसलिए आप लोग जहाँ से जैसे मिल रहा है पढ़ते रहिए। आप लोगों के लिए किताब भी मैंने तैयार किया है, वो उस किताब में सारा सब कुछ है। चाहता तो मैं वीडियो में वैसे बना के बताता, लेकिन नहीं, मुझे आपके भविष्य की चिंता है, आपको देखते हुए वो मैंने किताब बनाया है, कि ताकि भैया आपका टाइम बचे, और वो किताब आपके पास रहेगा, कम पैसे में ज़्यादा चीज़ मिल गई है। उस किताब का लिंक जो लोग लेना चाहते हैं, उस किताब का लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में ऊपर पिन कर दूंगा, ब्लू कलर में आपको लिंक दिखाई देगा। लिंक पे क्लिक करके, ठीक है, आप जाइएगा। लो प्राइस में एक आपको जैसे ही जाएंगे व्हाट्सअप नंबर डालेंगे, खुल के आ जाएगा लिंक, ठीक, लो प्राइस करके लिख के आएगा। 591 में वो बुक है, बहुत लोगों ने लिया, मेरे पास मैसेज भी की, सर बुक अच्छा है, फीडबैक भी अच्छा आ रहा है, तो आप लोग भी ले सकते हैं उस बुक को, ठीक है गाइस। जब बुक के लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे ही ओपन होके आएगा। तो आपको नीचे जाना है, ठीक है, नीचे जाना है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा गेट दिस एज लो, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, स्पेशल जो आप लोगों के लिए ये रखा गया है। वैसे इस बुक का ऑफलाइन लेंगे तो भी महंगा आपको पड़ने वाला है, ठीक है, बढ़ जाने वाला है, इसलिए अभी से ऑनलाइन परचेस कर लीजिए। आप यहाँ पे डायरेक्ट मत जाइएगा कि यहाँ से बाई नाउ कर लें,
यहाँ से करेंगे तो 695 रुपये पूरा पड़ने वाला है। यहाँ पे गेट दिस एज लो आप लोगों के लिए हमने रखवाया है। देखिए मैं चाहता तो फ्री में अवेलेबल करा सकता, लेकिन भैया खुद का मेरा पब्लिकेशन है नहीं, आप समझ ही रहे हैं। पब्लिकेशन वाले छापे हैं, उनका खर्चा जो चीज़ें है वो सब अपना ले रहे हैं। हमने कंटेंट तैयार करके उनको दिया था, हमने लिख के तैयार कर दिया था कि आप हमारी बुक को लॉन्च कर दीजिए, ठीक है, जो अपने हिसाब से उचित रेट रखिएगा बुक का, तो उन्होंने रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। 591 बहुत बड़ी बात नहीं होती है, जब आप 3000 4000 का कोर्स खरीद सकते हैं, ठीक है, तो 591 आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस बुक में आपको सब कुछ चैप्टर वाइज MCQ के साथ सारा चीज़ें लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक का ऑफलाइन 795 यहाँ पे अभी रेट है, लेकिन आगे क्या हो जाएगा वो चीज़ें नहीं पता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेखक सहयोग श्वेत कमल सिखाया होगा, ये सभी लेखक के बारे में भी आप देख सकते हैं। और भी जो चीज़ें हैं, अगर समस्याएं हैं इस बुक से, आप तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दे रखे हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं आप, और जो भी इसमें त्रुटियाँ वगैरह होगी उसका आप बता सकते हैं। बाकी ये विषय सूची है, आप देख सकते हैं विषय सूची, पूरा सब चीज़ कवर किया गया है हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। यहाँ पे कुछ थियरी भी आपको दिखा सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे थियरी ऐसे ही आपको लिखा हुआ बढ़िया चीज़ दिखाई दे रहा होगा, साफ शब्दों में, अच्छे हिंदी और इंग्लिश दोनों का कम्बिनेशन है। तो किसी प्रकार की यहाँ पे हमने ये चीज़ें नहीं छोड़ा है कि आपको समस्या हो, ठीक है, सब कुछ कवर कर रखा है। ठीक है गाइस, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हेल्थ कॉन्सेप्ट, पहला बेसिक, और आपका ये स्टार्टिंग का है। सब कुछ शुरुआत करने से पहले हम बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है। बेसिक जो क्वेश्चन, और ये आपके डिटरमाइन ऑफ हेल्थ आपने देखा होगा, ठीक है, आपके सिलेबस में दे रखा है इन्होंने। डिटरमाइन ऑफ हेल्थ वो कवर हो जाएगा, इसी कंसेप्ट ऑफ हेल्थ में ही आता है, ठीक है। जो आपके डायमेंशन ऑफ हेल्थ, डिटरमाइन ऑफ हेल्थ वाले हैं वो इसी में कवर हो जाने वाले हैं। आपके सिलेबस में आपने अब देखिएगा, जो पिछली बार भर्ती आई थी 92-12, उसका सिलेबस देखिएगा, स्टार्टिंग में आपको यही मिलने वाला है, ठीक है। डिटरमाइन ऑफ हेल्थ, डायमेंशन ऑफ हेल्थ, तो वो आपको इसी टॉपिक में कवर हो जाएगा। इसकी MCQ करने से पहले थोड़ा हम इसका बेसिक थियरी जान लेते हैं कि हेल्थ होता क्या है, हेल्थ का डिफिनेशन क्या है एक्चुअल में। देखिए गाइज, आप जो है वीडियो को थोड़ा अपने मोबाइल को घुमा लीजिएगा, अगर आपको छोटा छोटा फुल स्क्रीन में रख लीजिएगा, कहने का मतलब ये है आप अपने मोबाइल को फुल स्क्रीन में रख लीजिएगा तो आपको बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य की डिफिनेशन क्या हो जाएगी, WHO के अनुसार स्वास्थ्य की डिफिनेशन क्या है, स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से तंदुरुस्त होने की स्थिति है, केवल बीमारी या अपंगता की अनुपस्थिति मात्र नहीं। पहले क्या होता था, लोग क्या बोलते थे, जिसको मतलब किसी प्रकार की डिजीज़ है, जैसे कि फीवर है या आपको डायरिया है, और भी चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, जॉइंटिस है, अगर वो ये सभी चीज़ें हुआ है तो बोलते हैं कि ये भैया हेल्थी पर्सन नहीं है, ये बीमार पर्सन है, ठीक है। लेकिन नहीं, WHO कहता है नहीं, शारीरिक रूप से नहीं चलेगा भैया, काम बिल्कुल नहीं चलेगा। जो शारीरिक के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, तीनों, क्या भैया, शारीरिक के साथ साथ आपका मानसिक, ठीक है, और सामाजिक, ये तीनों रूप से जो तंदुरुस्त है वही एक हेल्थी पर्सन कहलाता है, वही एक स्वस्थ पर्सन कहलाता है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब नहीं भूलेंगे आपसे पूछ लिया जाएगा WHO के अनुसार हेल्थ की डिफिनेशन बताइए, तो आपको बताना क्या है, जो भी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से तंदुरुस्त है या स्वस्थ है वही एक हेल्थी पर्सन कहलाता है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब देखिए, अब जो गाइज सामाजिक जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होता है, मतलब वो हमेशा फ्रस्ट्रेशन में ही रहता है, अब उसका बिहेव भी समाज में कुछ अलग तरीके से रहता है, बिल्कुल अपने आप को अकेला ही फील करता है, क्या भी चीज़ें होते हैं, तो ऐसे ही परेशान दिखाई देता है, हमेशा वो परेशान ही दिखाई देता है। मेंटल, जैसे कि अभी एक एग्जांपल के रूप में हम देख लेते हैं, अभी हम लोगों के ऊपर मेंटली प्रेशर क्या है, जैसे हम लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, स्टडी का टेंशन है, हर एक चीज़ का दबाव है, समाज में भी जब जाते हैं कहीं पे, जैसे निमंत्रण हुआ, शादी विवाह हुआ, यहाँ पे जाते हैं तो आपसे एक ही सवाल करते हैं कि भैया आप क्या कर रहे हो, आप बताते हो तैयारी कर रहे हैं, तो बोलते हैं यार इतने दिन से तैयारी कर रहे हो अभी तक हुआ नहीं। तो ये सभी चीज़ें, दबाव जो दिया जाता है वो मेंटली रूप से जो आपको डिस्टर्ब होना को मजबूर हो जाते हैं। तो देखिए वही चीज़ है, आपको देखिए जो नॉर्मल डिजीज़ होते हैं, जैसे फीवर हुआ, डायरिया हुआ, जॉन्डिस हुआ, HIV हुआ, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उनसे बहुत ज़्यादा खतरनाक यही चीज़ होता है कि जो मेंटली रूप से परेशान है।
सामाजिक रूप में क्या रहता है, जैसे समाज में आपका बिहेवियर, जैसे समाज लोग आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं, आप जब गलत तरीके से बिहेव करते हैं या समाज में ऐसे कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो आपको समाज दोषित देता है, आप चीज़ें को मतलब अजीब तरीके से, एक प्रकार से बोल सकते हैं उचित व्यवहार आपके साथ नहीं किया जाता है समाज में, तो आप अपने आप को अकेला फील करते हैं, कहीं मतलब कहीं पे भी जाते हैं खुश दिखाई नहीं देते हैं, बस आपको डर सा बना रहता है, या लोग हम जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे हमको, हमारे बारे में क्या कहेंगे, तो ये भी बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। तो सामाजिक रूप से आज के समय में WHO के अनुसार जो सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ है वही एक हेल्दी पर्सन कहलाता है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? देखिए गाइज, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य के परिवर्तनशील धारणाएं, देखिए जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के ये इसकी जो धारणा लोगों के प्रति जो धारणा थी, क्या ये बदलती रही, ठीक है। पहले क्या था, प्राचीन समय में हर व्यक्ति के लिए स्वस्थ रहना एक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है, परंतु प्रारंभ में रोगों की अनुपस्थिति को ही स्वस्थ माना जाता था, जिसे मैंने आपको बताया। लेकिन धीरे धीरे बदलते समय और विकास के साथ लोगों की स्वास्थ्य की प्रति धारणा भी बदलती गई। जो स्वास्थ्य की विभिन्न धारणाएं इस प्रकार हैं, जैसे आपको पूछ लेगा स्वास्थ्य की कौन कौन सी धारणाएं हैं, तो आपको क्या बताना है, स्वास्थ्य की इनमें से स्वास्थ्य की क्या क्या कौन सी धारणाएं, तो जैसे ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन में जैविक चिकित्सक अवधारणा आ जाएगा, एक ऑप्शन में पारिस्थितिकी अवधारणा, और एक ऑप्शन में दे देगा मनोसामाजिक अवधारणा, और एक ऑप्शन में देगा इनमें से सभी। तो आपको इनमें से सभी करके आना है। तो ये सभी अवधारणाएं आपको याद करके रहना है, याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। और बाकी थियरी मैं डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ कि जैविक अवधारणा में क्या चीज़ें आता है, पारिस्थितिकी की अवधारणा में क्या आता है, तो इसके लिए आपको हमारी बुक को लेना ही पड़ेगा, उसमें हमने सब कुछ डिटेल में बता रखा है, इसलिए मैं बोला बुक बहुत ज़रूरी है, थियरी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी इसी में MCQ जब आएंगे तो वहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूँगा। जीवन स्तर की धारणा, स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम क्या है स्वास्थ्य के, जैसे आपके शारीरिक आयाम हो गए, सामाजिक आयाम हो गए, व्यवसायिक आयाम हो गए, मानसिक आयाम हो गए, आध्यात्मिक आयाम हो गए, ठीक है। ये सभी स्वास्थ्य के आयाम हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइज आपको ये जानना जरूरी है कि स्वास्थ्य के प्राथमिक स्वास्थ्य के घटक क्या होते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य के घटक जैसे कि प्रचलित स्वास्थ्य समस्याएं, उनकी रोकथाम तथा नियंत्रण उपायों के बारे में जनता को शिक्षित करना, ठीक है। उसके बाद खाद्य आपूर्ति तथा उपयुक्त पोषण प्रोत्साहन करना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुविधा और परिवार नियोजन, अत्यंत आवश्यक औषधि की सुगम उपलब्धि सुनिश्चित करना, ये सभी आपके प्राथमिक स्वास्थ्य के घटक हैं। स्थानिक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण करना। देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत क्या हैं। अब WHO के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा के 5 सिद्धांत होते हैं। इन्होंने दिया है 5 सिद्धांत दिया है WHO के अनुसार। कौन कौन सा है? न्याय संगत वितरण, सामुदायिक सहभागिता, उपयुक्त तकनीक, रोकथाम और फोकस, बहुआयामी उपाय। इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे तो फिर वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको बोले हैं कि थियरी आप बुक से देख लीजिएगा। अब देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का महत्व क्या है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा है। यह व्यक्ति, परिवार एवं समुदाय के लिए आसानी से उपलब्ध होती है। इसकी उपलब्धता में उपकरण एवं दवाइयों की निरंतर आपूर्ति शामिल है। यह किसी भी वर्ग के सामाजिक ढांचे पर आधारित होती है। यह वर्ग के वित्तीय सीमाओं से निर्धारित होती है तथा सेवा ग्रहण करने वाले व्यक्ति इसका खर्च वहन करने में सक्षम होते हैं। ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में व्यक्ति, परिवार अथवा समुदाय स्वास्थ्य तथा कल्याण कार्यों में अपना पूर्ण योगदान करते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्वास्थ्य सेवाओं की वितरण का एक पैटर्न है। इसमें स्वास्थ्य संबंधी लक्षणों की प्राप्ति हेतु उपभोक्ता तथा नर्सिंग एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मी मिलकर भागीदारी निभाते हैं। छठा क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की सही वितरण के माध्यम से राष्ट्र के स्वास्थ्य में स्तर में बढ़ोतरी संभव है। राष्ट्र के स्वास्थ्य स्तर में बढ़ोतरी संभव है। ये सभी आपके प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का महत्व है। आगे हम जानेंगे इसके MCQ क्या क्या बन सकते हैं। इस चैप्टर के MCQ कंसेप्ट आप देखिएगा। इस कंसेप्ट आप हेल्थ से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कितना भैया? 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं आपके परीक्षा में, जो आपके सिलेबस में
डिटरमाइन ऑफ हेल्थ, डायमेंशन ऑफ हेल्थ के नाम से लिख रखा है इन्होंने। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट MCQ देखते हैं आपका क्या है। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में स्वास्थ्य की अवधारणा के संदर्भ में सही कथन चुने। अभी हमने आपको थियरी में बताया कि आपकी अवधारणा क्या है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया है स्वास्थ्य सभी मनुष्यों का मूलभूत अधिकार है और यह व्यक्ति तथा समाज के लिए संपत्ति के समान है। एक स्वस्थ व्यक्ति और समाज ही रोजमर्रा के कार्यों तथा संपूर्ण जीवन को सफल बना सकता है। सी ऑप्शन दे रखा है इन्होंने स्वास्थ्य के अभाव में व्यक्ति का आंतरिक एवं बाहरी विकास संभव नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें सही हैं। स्वास्थ्य की अवधारणा के संदर्भ में ये तीनों सही हैं। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो आपका आंतरिक एवं बाहरी विकास संभव नहीं है। ठीक है, और स्वास्थ्य सभी मनुष्यों का मूलभूत अधिकार है, ये आप देख सकते हैं पहले ऑप्शन में। स्वास्थ्य मनुष्यों का मूलभूत अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। व्यक्ति तथा समाज के ये संपत्ति के समान है, बिल्कुल संपत्ति के समान है। बोलते हैं ना स्वास्थ्य से बड़ा कोई खजाना नहीं, तो वही चीज़ है। धन से बड़ा, स्वास्थ्य से बड़ा कोई खजाना ही नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इन्होंने बोला है निम्नलिखित में WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा होगी। अभी हमने आपको बताया कि WHO के अनुसार हेल्थ की डिफिनेशन क्या होगी। तो एक व्यक्ति स्वस्थ तभी कहलाएगा जब वह पूर्णतः शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक तंदुरुस्त की स्थिति में हो। बिल्कुल सही बात है भैया। बी ऑप्शन में क्या है, किसी भी व्यक्ति को कोई रोग का शिकार ना होना ही स्वस्थ कहलाता है। कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो वह उसके लिए अच्छा स्वास्थ्य कहलाता है, या इनमें से सभी। तो भैया आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। एक व्यक्ति, देखिए गाइज मैं कोशिश कर रहा हूँ थियरी आपको याद कराने की, जो आपके बुक में दे रखा है थियरी उन सभी को आपके दिमाग में छापने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी इतना लंबा लंबा ऑप्शंस कोई नहीं करवाता है, हम ही करवाते हैं ताकि आपकी थियरी याद हो जाए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर इसमें ए वाला हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है भैया, थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन स्वास्थ्य की बदलती अवधारणाओं में से एक नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी स्वास्थ्य की बदलती अवधारणाओं में से एक नहीं है। पहला इन्होंने ए ऑप्शन दे रखा है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, बी ऑप्शन दे रखा है केमिकल कॉन्सेप्ट, सी ऑप्शन दे रखा है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और डी ऑप्शन दे रखा है साइको सोशल कॉन्सेप्ट। तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा है तो भैया केमिकल कॉन्सेप्ट नहीं होता है। केमिकल कॉन्सेप्ट क्या है, बाकी ये तीनों हैं आपके, बायोमेडिकल भी है, इकोलॉजिकल भी है और साइको सोशल कॉन्सेप्ट भी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, स्वास्थ्य की अवधारणा के संबंध में इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से क्या तात्पर्य है। देखिए इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के बारे में हमको बताना है। तो ऑप्शन ए इन्होंने बोला है व्यक्ति तथा वातावरण के मध्य, वातावरण आ गया तो भैया वैसे ही वातावरण के मध्य हार्मोन संतुलन स्वास्थ्य का परिचायक या व्यक्ति और वातावरण की अवस्था को दर्शाता है। जब वातावरण आपको ऐसे ही दिखाई दे रहा है, इकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये वाला आपका ऑप्शन ए ही सही है। उसके बाद भी इन्होंने क्या बोला है, इस धारणा के अनुसार स्वास्थ्य का संबंध मानव एवं पर्यावरण की आपूर्ति या विकृति से है। तो ये भी सही है आपका ऑप्शन सी। इन्होंने बोला है ए और बी दोनों सही है, डी इनमें से कोई नहीं, तो आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन सा स्वास्थ्य का आयाम नहीं है। अब लीजिए डायमेंशन से आगे, डायमेंशन ऑफ हेल्थ से आगे प्रश्न। शारीरिक आयाम है, व्यवहारिक आयाम है, व्यवसायिक एवं आर्थिक आयाम, इनमें से सभी। तो आपकी ये सभी आयाम होते हैं, हेल्थ के डायमेंशन ये सभी हैं। ठीक है, डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, निम्नलिखित में शारीरिक आयाम के अंतर्गत कौन शारीरिक स्वास्थ्य के लक्षण नहीं है। अब हमको बताना है क्या भैया, जो आपके आयाम हैं, हेल्थ के डायमेंशन हैं, उनमें से जो फिजिकल डायमेंशन होता है उसके लक्षण नहीं है बताना है। ठीक है, जैसे कि पहला ए ऑप्शन आप देख रहे होंगे, त्वचा का साफ रखना, नेत्र एवं बाल चमकदार, ठीक तरह से नींद न लेना, मोटापे की अनुपस्थिति। तो बताइए भैया कौन सा नहीं है। सी वाला आपका, सी वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला है ठीक तरीके से नींद न लेना, ठीक तरह से नींद लेना आवश्यक है। ठीक है, त्वचा का साफ भी रखना आवश्यक है, नेत्र एवं बाल चमकदार भी होना चाहिए और मोटापे की अनुपस्थिति तो है ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आध्यात्मिक आयाम के अंतर्गत आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में क्या विशेषता पाई जाती है। सही कथन का चयन करें।
कथन दे रखा है। इन्होंने कथन में क्या लिख रखा है? पहला कथन है, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सांसारिक मोह माया भौतिक वस्तुओं की सच्चाई को स्वीकार कर वह उनसे अधिक मोह नहीं रखता है। ठीक है, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति संसार को चलाने वाले सुपर नेचुरल पावर में विश्वास रखता है। थर्ड कथन इन्होंने क्या रखा है? आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अनैतिक तथा शर्मिंदगी वालों कार्यों से अपने आप को बचाए रखता है। अब आप बताइए कौन सा है? ऑप्शन ए केवल एक कथन सही है, ऑप्शन बी केवल 2 कथन सही है, ऑप्शन सी केवल कथन 3 सही है, या फिर ऑप्शन डी तीनों कथन सही है। ऑप्शन डी भी दे रखा है, 1 और 2 तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर बात करें गाइस, ऑप्शन नंबर डी तीनों कथन सही है। अगर मेंटली रूप से जो स्वस्थ है, अभी मैंने इसकी चर्चा कर ही रखा है कि आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक मोह माया भौतिक वस्तुओं की सच्चाई को स्वीकार कर उनमें अधिक मोह नहीं रखता है। आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति संसार को चलाने वाले सुपर नेचुरल पावर में विश्वास भी रखता है। या फिर आध्यात्मिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति है वो अनैतिक तथा शर्मिंदगी वाले कार्यों से अपने आप को बचाए रखता है। तो तीनों यहाँ पे राइट आंसर, तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्वास्थ्य का निर्धारक तत्व नहीं है? अब आइए, ये क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं पिछले साल। ठीक है, निर्धारक तत्व नहीं है, निर्धारक तत्व हैं, ये सभी बने हुए क्वेश्चन हैं पिछली बार। तो जैविक कारक, वातावरण, स्वास्थ्य सेवाएं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। ये सभी आपके स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व हैं। जैविक कारक भी है, वातावरण भी है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं। जैविक कारक से भी आपका स्वास्थ्य निर्धारण किया जा सकता है, वातावरण से भी आपका स्वास्थ्य का निर्धारण होता है, और स्वास्थ्य सेवाएं से तो होता ही होता है। ठीक है, अनेक बीमारियां जैसे मंदबुद्धि, मधुमेह जेनेटिक का आधार होता है। यह स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व होते हैं, डैश निर्धारक तत्व होते हैं। जैसे अनेक बीमारियां जैसे मंदबुद्धि, डायबिटीज जेनेटिक का आधार होता है। यह स्वास्थ्य के डैश निर्धारक तत्व हैं। कौन से? जैविक है कि वातावरण है कि या स्वाभाविक सामाजिक संस्कृति की स्थिति है या फिर अन्य कारक हैं? तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैविक। ठीक है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 9th नंबर इन्होंने बोला है कि स्वास्थ्य सेवाएं के संदर्भ में सही कथन का चुनाव करें। यह व्यक्ति के स्वास्थ्य स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके द्वारा बच्चों, महिलाओं, पुरुषों में होने वाली जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सकता है। उपयुक्त दोनों कथन सही है, इनमें से कोई नहीं। तो भैया इजी है, बता ही सकते हैं, उपयुक्त दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, जिन देशों में वृद्ध जनों की संख्या अधिक है उनमें वृद्धों से संबंधित बीमारियां तथा अपंगता का भी प्रतिशत अधिक है। जाहिर सी बात है भैया, क्वेश्चन खुद ही बता रहा है, तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर बूढ़े व्यक्ति की संख्या ज़्यादा है तो बूढ़े लोगों की बीमारियां और अपंगता का प्रतिशत भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। 10 का ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए क्या इन्होंने बोला है, अक्सर देखा गया है कि हृदय रोग, मधुमेह एवं मोटापा की बीमारियां उच्च स्तर के व्यक्तियों की होती है। मतलब यह स्वास्थ्य के कौन से निर्धारक तत्व के अंतर्गत आते हैं? जो अधिक पैसा वाले हैं। तो कहने का मतलब इनका ये है, उच्च स्तर के व्यक्ति भैया किसी से कुछ करते हैं क्या? जिनके पास पैसा है खाने के लिए, ना तो उनके पास जो भी मन में आएगा वो खाएंगे, मीठा खाएंगे, हलवा खाएंगे, सब चीज़ खाएंगे, जिसके कारण इनको क्या डायबिटीज हो जाता है। अब बैठ के खाते हैं आराम से भैया। जो राजा आदमी है वो बैठ के काम फिजिकली वर्क ज़्यादा करता नहीं है, तो भैया मोटा हो ही जाएगा। और मोटा होने के वजह से ही आपका डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं लोग। तो वही पूछ रहा है ये कौन सा है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्वाभाविक और सामाजिक संस्कृति के कारण। किस कारण? स्वाभाविक और सामाजिक संस्कृति के कारण। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है व्यक्तियों को सार्वजनिक रूप से सुलभ और स्वीकार उनकी पूर्ण भागीदारी के द्वारा ऐसी अनिवार्य स्वास्थ्य सुविधा है जिसकी लागत समुदाय तथा देश वहन कर सकता है। यह किसकी परिभाषा के अंतर्गत आता है? बिल्कुल इजी है भैया, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल, तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो भैया इनमें से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल करेक्ट हो जाएगा। डिफिनेशन याद करके रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के तत्व हैं? निम्नलिखित में कौन
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के तत्व हैं। ऑप्शन ए स्वास्थ्य समस्या को रोकथाम एवं उपचार संबंध स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, शुद्ध तथा स्वच्छ जल का अनिवार्य स्वच्छता उपयुक्त आवश्यकता अनुसार प्रदान करना, शिशु तथा मातृ सेवा प्रदान करना, या इनमें से सभी। भैया प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के तत्व कौन है? प्राथमिक स्वास्थ्य के अंतर्गत कौन सी सेवा दी जाती है? तो ये सभी सेवा दी जाती है, ठीक है। रोकथाम जो होता है उनका उपचार, और स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा भी देते हैं, और शुद्ध और स्वच्छ जल का भी अनिवार्य स्वच्छता उपयुक्त आवश्यकता अनुसार प्रदान करते हैं, और आपका जो शिशु तथा मातृ सेवा प्रदान करते हैं। इनमें से सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 हम देखेंगे, निम्नलिखित में प्राथमिक स्वास्थ्य के अंतर्गत कौन सी सेवा प्रदान किया जाता है? उचित पोषण तथा संतुलित आहार प्रदान करना, संक्रामक रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण करना, या क्षेत्र विशेष में होने वाले रोग का नियंत्रण एवं रोकथाम करना। तो भैया इनमें से सभी डी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं, WHO के अनुसार स्वास्थ्य देखभाल के कितने सिद्धांत हैं? इम्पॉर्टेंट है। तो WHO के अनुसार स्वास्थ्य के 5 सिद्धांत होते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था थियरी वाले पोर्शन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, निम्नलिखित में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत हैं। निम्नलिखित में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से प्राथमिक स्वास्थ्य के सिद्धांत हैं। पहला ए न्याय संगत वितरण, दूसरा आपका सामुदायिक सहभागिता, तीसरा बहुआयामी उपाय, या डी इनमें से सभी। तो ये सभी आपके 5 होते हैं भैया, जिनमें से ये 3 तो मैंने बता ही दिया, 2 और ऊपर मैंने बताया है थियरी वाले में, ठीक है। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में प्राथमिक देखभाल के किस सिद्धांत के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा को सामुदायिक स्तर पर बिना किसी लिंग, जाति, रिश्ते, राजनीतिक भेदभाव के समान रूप से वितरण किया जाता है? तो भैया ये न्याय संगत वितरण, इसका नाम ही है भैया सबके सामने, न्याय संगत वितरण। तो इसके अंतर्गत ना तो किसी व्यक्ति की जाति देखी जाती है कि भैया ये मेरे जात क्या है तो मैं पहले ही इसको ये सेवा दूंगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। न्याय संगत वितरण के अंतर्गत ना आपको जाति देखनी होती है, ना आपको लिंग, ना रिश्ता, ना भेदभाव, ठीक है, किसी प्रकार का भेदभाव, राजनीतिक भेदभाव ही नहीं करना है कि मेरे पार्टी से है तो इसको पहले ये चीज़ें होगा, नहीं। न्याय संगत वितरण के अंतर्गत सबको एक समान सेवा प्रदान किया जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 17 क्या हुआ है? क्वेश्चन नंबर 17 बोला है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के महत्व को दर्शाता है? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को सही वितरण के माध्यम से राष्ट्र के स्वास्थ्य स्तर में बढ़ोतरी संभव है। बी आपको बोल रहे हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में व्यक्ति, परिवार अथवा समुदाय स्वास्थ्य तथा कल्याण कार्यों में अपना पूर्ण योगदान करते हैं, ये भी सही है। सी क्या है? यह वर्ग की वित्तीय सीमाओं से निर्धारित होती है तथा सेवा ग्रहण करने वाले व्यक्ति इसका खर्च वहन करने में सक्षम होते हैं, ये भी सही है। डी इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो आपका है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के महत्व को दर्शाता है? तो ये बी, सी, डी सभी, इनमें से सभी, ठीक है। ये तीनों आपके प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के महत्व को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक निर्धारक है? अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है, 92-12 भर्ती में ये क्वेश्चन आया था। बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा स्वास्थ्य का व्यवहार निर्धारक है या व्यवहार निर्धारक है? व्यवहार इसमें से क्या है? अनुवंशिकता, ये व्यवहार तो हो ही नहीं सकता है। वायु प्रदूषण, ये भी। शिक्षा, धूम्रपान, ये धूम्रपान, ठीक है, ये धूम्रपान ही आपका व्यवहारात्मक निर्धारक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन स्वास्थ्य निर्धारक के रूप में स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली का पहलू है? ठीक है। अप्रभावी कानून और व्यवस्था, यातायात नियमों का पालन नहीं करना, निरक्षरता, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके 92-12 वाले भर्ती में आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 भी आपको 92-12 वाले भर्ती में देखने को मिला है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के विशेषताओं के रूप में से एक है? अधिक रक्षात्मक प्रतिक्रिया का उपयोग,
लगातार अतिथि में रहना, खुद की सीमा की उपेक्षा, अच्छी दोस्ती और रिश्ते। हमने आपको पहले ही बताया था जो मानसिक रूप से स्वस्थ है उसका बिहेवियर समाज में अच्छा रहेगा और अच्छा व्यवहार करेगा, अच्छी दोस्ती, अच्छी रिश्ते, ये सभी चीज़ें आपके क्या हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर इसकी बात करें 19 का तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अच्छी दोस्ती और रिश्ते मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं के रूप में से एक है। अब ये नहीं है कि जो मेंटली रूप से स्वस्थ है वो अपन क्या करेगा भैया, ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे कि जो मेंटली रूप से स्वस्थ है वो लगातार अतिथि में रहेगा, हमेशा अतिथि में ही रहेगा, नहीं। या खुद की सीमा की अपेक्षा करेगा, नहीं। वो अच्छी दोस्ती और रिश्ते बनाएगा, ठीक है। जो भी रिश्ते हैं उनको अच्छी तरीके से समझेगा, अच्छी दोस्त बनाएंगे, ये सब चीज़ें हैं जो मेंटली रूप से स्वस्थ है। अब ये नहीं है कि अधिक रक्षात्मक प्रतिक्रिया का उपयोग करना, ये सभी चीज़ें ऑप्शन नहीं संतुष्ट करता है। अच्छी दोस्ती और रिश्ते ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। मैंने कोशिश किया है सारे क्वेश्चंस कवर करने के लिए। यहाँ पे देखिए जो आपके ये भी क्वेश्चंस जो आया है ये भी आपको पिछली बार लास्ट वाला क्वेश्चंस ये भी आपके 92-12 वाले भर्ती में आया था शायद, ठीक है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद ये क्वेश्चंस मैंने देखा है कहीं इसलिए मुझे याद हो गया। ये भी देखा है और जो मैंने बताया शायद वो 92-12 वाले भर्ती में आए ही होंगे। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ का आपका यहाँ पे समाप्त हो गया। नेक्स्ट जो आएगा कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस के आएंगे टॉपिक के क्वेश्चंस और उसके 100 क्वेश्चंस रहें, 100 से ऊपर रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा लंबा टॉपिक है। उसी में आपका एनएम की भूमिका, एनएम का होम विजिट या बैग टेक्निक, ये सभी चीज़ें कवर करने वाले हैं, तो वो थोड़ा लंबा रहने वाला है। 100-150 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि सर हमारे लिए कंटिन्यू करें। आप इतना कमेंट कर देंगे तो हम समझ जाएंगे आपको वीडियो पसंद आया है, ठीक है। बाकी हो सकता है कल ही आपको अपलोड कर दिया जाएगा, कल ही सुबह के टाइम अपलोड कर दिया जाएगा अगले टॉपिक का वीडियो, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको पसंद भी आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक करना चाहते हैं तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर भी करना चाहती हैं आप लोग तो कर सकते हैं। जो भी एनएम बहन हैं अपने दोस्त यार में अगर शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है।